हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 9 साइंस चैप्टर 5 का आखिरी पार्ट करेंगे। इससे पहले इस चैप्टर के 4 पार्ट बन चुके हैं, जिसमें से 3 वीडियो एक्सप्लेनेशन के हैं और इससे प्रीवियस जो वीडियो आया था वो इन टेक्स्ट क्वेश्चन आंसर्स का था और ये लास्ट वीडियो है। इसमें हम टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे कि टेक्स्ट बुक में कौन कौन से क्वेश्चन आंसर्स दिए हुए हैं। तो इससे पहले अगर आपने एक्सप्लेनेशन का वीडियो नहीं देखा है तो पहले जाके उसे देख लें, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। उसके बाद इस वीडियो में आए तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो आज के क्वेश्चन आंसर्स को हम शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन आंसर्स है, मेक अ कंपेरिजन एंड राइट डाउन वेज इन विच प्लांट सेल्स आर आल्सो डिफरेंट फ्रॉम एनिमल सेल्स। तो इसमें कह रहा है कि एक टेबल बनाइए जिसमें कि कंपैरिजन किया गया हो कि प्लांट सेल किस तरीके से एनिमल सेल से डिफरेंस है। तो यहाँ पे हम कैरेक्टरिस्टिक सीधा सीधा लिख सकते हैं कि इसके पास सेल वाल है, उसके पास नहीं है। यहाँ पे वैक्यूल बड़ा होता है, वहाँ पे वैक्यूल छोटा है। तो इसी तरह से इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पे हम लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक टेबल बनाया है। तो इसके आंसर्स में पहला डिफरेंस होगा कि प्लांट सेल जो है उसके पास सेल वाल होती है और वहीं पे एनिमल सेल जो है उसके पास सेल वाल नहीं होती है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे प्लांट सेल्स हैव सेल वाल और एनिमल सेल्स डू नॉट हैव अ सेल वाल। और इसमें अगला डिफरेंस है, दे कंटेन क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट भी एक प्रकार का ऑर्गेनिल है जो मैंने एक्सप्लेनेशन में बताया था। तो यहाँ पे प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट होता है और इसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है। तो यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट हम बता देते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट से हमें ये मतलब है, प्लास्टिड्स जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। तो जब क्रोमोप्लास्ट सभी कलर लिया रहता है लेकिन उसमें ग्रीन कलर नहीं होता है, और क्लोरोप्लास्ट में ग्रीन कलर होता है लेकिन बाकी सब कलर नहीं होते हैं, और वहीं ल्यूकोप्लास्ट जो होता है ट्रांसपेरेंट होता है। तो यहाँ पे जब क्रोमोप्लास्ट ग्रीन कलर ले लेता है तो बाकी सब उसके कलर ख़त्म हो जाते हैं उसके अंदर से और वो क्लोरोप्लास्ट में बदल जाता है। और यही क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस के काम आता है प्लांट सेल में। और हम लोग के बॉडी में कुछ भी फोटोसिंथेसिस का काम नहीं है, इसलिए यहाँ पे हम लोग को क्लोरोप्लास्ट की ज़रूरत नहीं है। अब इसमें अगला डिफरेंस है, दे डू नॉट हैव सेंट्रॉयल्स। तो ये सेंट्रॉयल्स नहीं लिए रहते हैं। तो यहाँ पे जो आंसर दिए गए हैं वो एक्सप्लेनेशन से मिलते जुलते हैं, इसलिए पहले जाके आप वो वीडियो देख लें, उसके बाद इस वीडियो को देखें। तो यहाँ पे इसके पास सेंट्रॉयल्स नहीं रहते हैं। सेंट्रॉयल्स इज प्रेजेंट इन देम, और एनिमल सेल में सेंट्रॉयल रहते हैं। वैक्यूल इज लार्ज एंड प्रेजेंट इन सेंटर ऑफ द सेल। प्लांट सेल में वैक्यूल लार्ज होता है। वैक्यूल क्या है, एक खाली जगह मान लीजिए जिसमें कुछ रखा जा सके, तो उसमें वैक्यूल लार्ज होता है और सेंटर में प्रेजेंट होता है। लेकिन वहीं एनिमल सेल में वैक्यूल स्मॉल होता है और कहीं कहीं पे प्रेजेंट ही नहीं होता है। तो यहाँ से हमारा ये डिफरेंस हो गया। अब अगला डिफरेंस है, न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन द साइड ऑफ द प्लांट। तो प्लांट सेल का जो डायग्राम होता है वो एक निश्चित होता है, क्योंकि उसमें जो है सेल वाल रहती है और सेल वाल रिजिड होती है, जिसकी वजह से उसका जो आकार है वो निश्चित रहता है। तो यहाँ पे ये जो बड़ा सा भाग है, हम इसको दूसरे कलर से कर देते हैं। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो एरिया होता है वो वैक्यूल्स के द्वारा लिया गया रहता है, और यहीं पे मान लीजिए कि ये न्यूक्लियस है। तो आप देख सकते हैं कि इतना बड़ा जो एरिया है वो सभी वैक्यूल्स लिया हुआ है, और बस ये इतना छोटा सा एरिया न्यूक्लियस के द्वारा लिया गया है। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि प्लांट सेल में वैक्यूल बड़ा होता है और न्यूक्लियस छोटा होता है, जबकि एनिमल सेल में न्यूक्लियस जो है वो सेंटर में रहता है और वैक्यूल्स कहीं कहीं प्रेजेंट ही नहीं होता है, और प्लांट सेल में प्रेजेंट वैक्यूल जो होता है वो बड़ा होता है।
अब अगला इसमें है न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ द एनिमल सेल, और यहाँ पे न्यूक्लियस जो होता है लगभग स्फेरिकल शेप का होता है और एनिमल सेल के सेंटर में प्रेजेंट होता है। तो यहाँ इस तरीके से हमारा पहला क्वेश्चन पूरा होता है। अब दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। तो दूसरे क्वेश्चन पे दे रहा है हाउ इज प्रोकैरियोटिक सेल डिफरेंट फ्रॉम अ यूकैरियोटिक सेल्स। जो ये प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं वो यूकैरियोटिक सेल से किस तरह से डिफरेंट है, किस तरह से अलग है। तो यहाँ पे सिंपली हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स लिख सकते हैं। तो इसके आंसर में लिखेंगे प्रोकैरियोटिक सेल्स इज जनरली स्मॉल इन साइज 1 to 10 माइक्रोमीटर। तो हमने एक्सप्लेनेशन के समय बताया था कि 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻6 मीटर। तो सोच लीजिए कितने छोटे होंगे, इसलिए इसे कहा गया है कि ये जनरली स्मॉल होते हैं। अब यहाँ पे अगला दे रहा है न्यूक्लियर रीजन इज पुअरली डिफाइंड। जो इसमें न्यूक्लियर रीजन होता है उसमें सेल मेम्ब्रेन की कमी होती है। जैसे ये एनिमल सेल का न्यूक्लियस रहेगा तो इसमें जो डीएनए रहेंगे सब वो ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा उससे ये पैक्ड रहेंगे सब। जबकि यहीं पे अगर प्रोकैरियोटिक सेल्स की बात की जाए तो वहाँ पे ये डीएनए इस तरीके से फ्रीली रहेंगे, बस इसमें मेम्ब्रेन नहीं रहेगा। ये एक निश्चित आकार में डीएनए रहेंगे लेकिन इसमें मेम्ब्रेन नहीं रहेगा और इसमें न्यूक्लियस मेम्ब्रेन अब्सेंट होगा। इसलिए यहाँ क्या गया है पुअरली डिफाइंड, क्योंकि ये लगभग स्फेरिकल में डीएनए तो रहते हैं सब लेकिन इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही नहीं रहता, इसीलिए पुअरली डिफाइंड कर दिया गया है। द सेल ऑर्गेनेल्स आर नॉट मेम्ब्रेन बाउंड एंड हैज़ अ सिंगल क्रोमोजोम। जो सेल ऑर्गेनेल्स है ये मेम्ब्रेन बाउंड नहीं रहते हैं। ये जो प्रोकैरियोटिक सेल्स की यहाँ बात की जा रही है तो इसमें जो ऑर्गेनेल्स है सेल्स के वो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं रहते हैं और इसमें सिंगल क्रोमोजोम होता है। ये भी हमने एक्सप्लेनेशन में बताया था। अब आ जाते हैं हम यूकैरियोटिक सेल्स की तरफ। तो यूकैरियोटिक सेल्स में दे रहा है कि यूकैरियोटिक सेल्स इज जनरली लार्ज इन साइज 5 to 10 माइक्रोमीटर। ये थोड़े लार्ज होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स की अपेक्षा, इसीलिए इसको जनरली लार्ज कर दिया गया है। अगला दे रहा है न्यूक्लियर रीजन इज वेल डिफाइंड विथ न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, और इसमें न्यूक्लियस मेम्ब्रेन होता है इसीलिए इसे वेल डिफाइंड कहा गया है। अब इसमें अगला स्टेटमेंट दे रहा है मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट एंड हैज़ मोर देन 1 क्रोमोजोम। ये जो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं ये इसमें प्रेजेंट होते हैं। इसमें लगभग हर जो सेल ऑर्गेनेल होता है वो मेम्ब्रेन बाउंड होता है। लगभग हर जो सेल ऑर्गेनेल होता है मेम्ब्रेन बाउंड होता है और इसमें एक से ज़्यादा क्रोमोजोम प्रेजेंट होते हैं, मोर देन 1 क्रोमोजोम। तो इस तरीके से हमारे दूसरे क्वेश्चन का भी आंसर कंप्लीट हो जाएगा। अब हम आते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन के आंसर पे। तो तीसरे क्वेश्चन में दे रहा है व्हाट वुड हैपन इफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन रिपेट्यूट्स और ब्रेक डाउन। क्या होगा जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन या तो ख़त्म हो जाएगी या टूट जाएगी। तो इसके आंसर में लिखेंगे इफ़ प्लाज्मा मेम्ब्रेन रिप्रोड्यूस और ब्रेक डाउन देन मॉलिक्यूल्स ऑफ सब सब्सटेंस विल फ्रीली मूव इन एंड आउट। तो यहाँ पे हम समझते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मुख्य क्या होता है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो मेन फंक्शन होता है वो सेलेक्टिवली परमिएबल होता है। किसी चीज़ को आने देना कम चीज़ को ही आने देता है और कुछ चीज़ को ही बाहर जाने देता है। तो इस तरीके से मान लीजिए कि वो सेल को प्रोटेक्ट करता है कि हार्मफुल चीज़ सेल के अंदर ना आ जाए। और जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही नहीं रहेगा तो या तो उसमें सेल इन्फेक्शन हो जाएगा या फिर उसमें सेल का शेप चेंज हो जाएगा या ऑर्गेनेल्स जो होते हैं वो नहीं रहेंगे। इस तरीके से सेल पूरा डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन रहना जरूरी है। अब चौथे क्वेश्चन पे आते हैं। तो चौथे क्वेश्चन में बोल रहा है व्हाट वुड हैपन टू द लाइफ ऑफ सेल इफ देयर वाज नो गोल्जी apparatus। क्या होगा जब सेल में गोल्जी apparatus ही नहीं होगा। तो गोल्जी apparatus का काम ये होता है कि वो पैकेजिंग करता है किसी भी चीज़ की। जैसे मान लीजिए कि कोई एंजाइम निकला न्यूक्लियस से सिंथेसाइज होके, अब उसको किसी जगह जाना है
तो सबसे पहले वो पैक्ड होगा, क्योंकि मान लीजिए अगर बिना पैक हुए बिना कवर हुए वो डायरेक्ट अपने टारगेट पे जाएगा तो किसी चीज़ से वो इन्फेक्टेड हो जाएगा, तो वो काम ही नहीं कर पाएगा। इसीलिए गोल्जी अपरेटस जो होता है वो पैक करता है किसी भी एंजाइम को या फिर टारगेट साइट इन्फेक्शन को। इस तरीके से वो पैक करता है और डायरेक्ट टारगेट पे भेजता है कि इधर उधर ना जाए। तो ये गोल्जी अपरेटस का काम होता है। अब इसके आंसर में हम लिखेंगे गोल्जी apparatus हैज़ द फंक्शन ऑफ स्टोरेज मॉडिफिकेशन एंड पैकिंग ऑफ द प्रोडक्ट्स इन वेसाइकल्स। तो वेसाइकल्स से यहाँ मतलब ये है कि राउंडेड शेप, जो हमारा राउंड शेप से हमारा ये मतलब है कि सर्किल का शेप मान लीजिए, उसमें वो उसे पैक करेगा या स्टोर करेगा या मॉडिफिकेशन उसमें कुछ मॉडिफाइड करना रहेगा कि जाके सही तरीके से अपने टारगेट साइट पर काम करे, इसलिए वो गोल्जी अपरेटस करता है। तो अब यहाँ पे दे रहा है अगर वहाँ पे इफ़ देयर वेयर नो गोल्जी अपरेटस पैकेजिंग एंड डिस्पैचिंग ऑफ मटेरियल सिंथेसाइज बाय द सेल विल बी स्टॉप्ड। जो ये वहाँ पे गोल्जी अपरेटस नहीं रहेगा तो जो मटेरियल का पैकेजिंग होकर डिस्पैच होता है वो सिंथेसाइज हो ही नहीं पाएगा। जब पैकेजिंग नहीं होगा तो वो सिंथेसाइज नहीं होगा और वहीं सेल में स्टॉक्ड यानी कि भरता जाएगा और एक टाइम के बाद सेल या तो एक्सप्लोज हो जाएगा या डेड हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा चौथे क्वेश्चन का भी आंसर हो गया। अब हम पाँचवें क्वेश्चन पे चलते हैं। तो पाँचवें क्वेश्चन पे कह रहा है विच ऑर्गेनेल इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल एंड वाई। तो यहाँ पे कह रहा है कि पावर हाउस ऑफ द सेल। तो यहाँ नाम सुनते ही हमें तुरंत दिमाग में आना चाहिए माइक्रोकांडिया। तो हमने एक्सप्लेनेशन में बताया था कि एटीपी से सिंथेसाइज करके ये जो माइक्रोकांडिया होता है वो हमें एनर्जी देता है। ये खुद एनर्जी बनाता नहीं है, ये हमें सिंथेसाइज करके हमें एनर्जी देता है। जो माइक्रोकांडिया होता है, जब एक इसमें एक एडिनोसाइन होता है जिसे हम ए से डिनोट करते हैं और 3 फॉस्फेट होता है जिसे हम पी से डिनोट करते हैं। तो जब इसमें से एक फॉस्फेट ब्रेक डाउन होके हट जाता है तो यहाँ पे हीट पैदा होती है और जहाँ सेल में हीट पैदा होगी तो वहाँ एनर्जी ज़रूर होगी। इस तरीके से एडिनोसाइन फॉस्फेट से ये एडीपी बन जाता है। तो एडीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट। इसी तरीके से एनर्जी हमें मिलती है। तो इसके आंसर में लिखेंगे माइक्रोकांडिया इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल बिकॉज इज रिलीज द एनर्जी ऑफ द डिफरेंट एक्टिविटीज ऑफ द लाइफ। तो यहाँ पे रिलीज लिखिएगा, क्रिएट मत लिख दीजिएगा कि गिव या फिर गिव। अधिकतर आंसर में गिव लिखा जाता है कि माइक्रोकांडिया गिव द एनर्जी। तो गिव मतलब वो खुद क्रिएट करके हमें दे रहा है, लेकिन यहाँ पे आपको रिलीज लिखना है क्योंकि इट से यहाँ पे हमें एटीपी का मालूम चलता है कि एटीपी से एनर्जी रिलीज होती है क्योंकि एटीपी में एनर्जी कंटेन होता है। तो यहाँ से हमारा ये आंसर भी कंप्लीट हो जाएगा। अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं जो हमारा छठवां क्वेश्चन है। तो वहाँ पे दे रहा है वेयर डू द लिपिड एंड प्रोटीन कंसिस्टिंग द सेल मेम्ब्रेन गेट सिंथेसाइज। जो लिपिड और प्रोटीन होता है वो कहाँ सिंथेसाइज होता है, सेल मेम्ब्रेन गेट सिंथेसाइज। वो जो सेल मेम्ब्रेन होती है कहाँ सिंथेसाइज करती है। तो हमने बताया था कि जहाँ भी राइबोसोम होगा वहाँ प्रोटीन सिंथेसाइज होगा और पूरे सेल जो है उसमें जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं उसमें जो लिपिड है वो केवल SER में सिंथेसाइज होता है, केवल और केवल SER में ही सिंथेसाइज होता है। और ये जो प्रोटीन है वो जहाँ पे राइबोसोम रहेगा वहाँ पे सिंथेसाइज होगा। तो यहाँ से याद रखिएगा SER। और राइबोसोम कहाँ पे होता है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है राइबोसोम। तो यहाँ पे SER और ER, माफ़ कीजिएगा RER में होता है। तो जो ये SER और RER हैं वो ER के पार्ट हैं, इसलिए कह दिया जाता है कि ER में प्रोटीन सिंथेसाइज होता है। जबकि माइक्रोकांडिया में भी राइबोसोम होता है लेकिन ER में कह दिया जाता है मेनली फंक्शन इसका सिंथेसाइज ऑफ
प्रोटीन है। तो आंसर में लिख देंगे लिपिड एंड प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज इन ईआर। जो लिपिड और प्रोटीन है वो ईआर में सिंथेसाइज होते हैं। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, हाउ डज अमीबा ऑब्टेन्स इज फूड। जो अमीबा है वो अपना फूड कैसे ऑब्टेन करता है। तो अमीबा टेक इट फूड बाय द सेल मेम्ब्रेन विच फॉर्म द फूड वैक्यूल। जो ये अमीबा है वो अपना जो फूड है वो फूड वैक्यूल, जिसे हम पेसोपोडिया कहते हैं, जो हमने प्रीवियस 7th और 8th क्लास में पढ़ा है, उसे बड़ा करके एक यू आकार शेप बनाता है। जैसे यहाँ देख सकते हैं यू आकार का शेप बनाया है। इसे बड़ा करके इसमें जब फूड वैक्यूल आ जाता है तो तब इसको बंद करके अपने अंदर इसे ले लेता है और यहाँ सिंथेसाइज करता है। तो ये जो पेसोपोडिया है, जब ये फूड वैक्यूल यहाँ रहता है तो ये अपने बॉडी को नहीं हिलाता है, ये अपने केवल स्ट्रक्चर को बड़ा करता है और पहले यू आकार का यहाँ पे अपने भाग में से यू आकार का इस तरह निकालता है कि पहले वो फूड वैक्यूल अपने पास आ जाए। उसके बाद उसे अपने अंदर एक लेयर कवरिंग ले लेता है। जैसे एंजाइम्स होते हैं उसमें, उस एंजाइम के बारे में डिटेल में हम 10th में पढ़ेंगे। उस एंजाइम से वो इसे सिंथेसाइज करता है और सिंथेसाइज्ड करने के बाद इसे डाइजेस्टिव रूप में अपने अंदर ले लेता है। तो यहाँ से इसका आंसर पूरा हो जाएगा। आप चाहें तो डायग्राम बना लें, नहीं तो आपको आंसर थोड़ा बड़ा लिखना होगा। अब 8वें क्वेश्चन पे आते हैं। तो इसमें पूछ रहा है व्हाट इज ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या है। तो ऑस्मोसिस के आंसर में लिखेंगे कि जो वाटर है वो बाहर या अंदर आता है उसे ही हम ऑस्मोसिस कहते हैं। तो ये सीधे सीधे लिख देंगे। इतना बड़ा लिखा है क्योंकि ये 3 नंबर के क्वेश्चन में या 2 नंबर क्वेश्चन में का आंसर है। लेकिन ऑस्मोसिस लिखना हो तो एक लाइन का अगर हम लिख दें कि ऑस्मोसिस इज अ प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग और गिव वाटर टू हाई कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। तो यहाँ पे 1 नंबर का हो गया, लेकिन ये क्वेश्चन कभी 1 नंबर में जनरली आता नहीं है। तो यहाँ से हम इसके आंसर में लिखेंगे ऑस्मोसिस इज द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर वाटर कंसंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन टू अ रीजन ऑफ लोअर वाटर कंसंट्रेशन। तो यहाँ पे सेमी परमिएबल क्यों कह रहा है। प्लांट सेल में तो सेल वाल होता है, लेकिन अगर वाटर आएगा तो सेल वाल से आ जाएगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कोई काम ही नहीं है। तो यहाँ पे इस गलतफहमी में मत रहिएगा, क्योंकि जो ये सेल वाल है वो उसे एक निश्चित रेक्टेंगल का आकार तो प्रोवाइड कर देता है, लेकिन उसमें से हर चीज़ अंदर आ जाती है। इसीलिए उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, जिससे हर चीज़ अंदर नहीं आ पाएगी। और हर चीज़ अंदर नहीं आ पाएगी, कुछ चीज़ें अंदर आ पाएगी। इसीलिए इसके डिफिनेशन में लिख दीजिएगा सेलेक्टिवली सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। जो कुछ ही चीज़ को आने देना है उसे परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं। तो यहाँ से हमारे आंसर में दे रहा है कि ऑस्मोसिस इज द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर वाटर कंसंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन टू अ रीजन ऑफ लोअर वाटर कंसंट्रेशन। तो ऑस्मोसिस एक ऐसा प्रोसेस है जो वाटर मॉलिक्यूल्स को हाई वाटर कंसंट्रेशन, जहाँ वाटर अधिक है वहाँ से कम वाटर कंसंट्रेशन में लाता है, जो सेल के अंदर है, या फिर सेल के अंदर वाटर अधिक है उसे बाहर भेजता है जहाँ पे वाटर कम है। जो हर काम प्लाज्मा मेम्ब्रेन को द्वारा होता है। यहाँ पे इसी कारण जो वाटर रहता है वो कुछ ही चीज़ों को लेके अंदर आ पाता है और कुछ ही चीज़ों को लेके बाहर जा पाता है टू अ रीजन ऑफ लोअर वाटर कंसंट्रेशन। जो रीजन रहता है लोअर वाटर कंसंट्रेशन में, उसी प्रोसेस को हम ऑस्मोसिस कहते हैं। अब यहाँ पे हमारा आखिरी क्वेश्चन हमारे सामने है। तो यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट करने को दिया है। तो क्वेश्चन में दे रहा है कैरी आउट द फॉलोइंग ऑस्मोसिस एक्सपेरिमेंट्स। तो ऑस्मोसिस मतलब हमें देखते ही समझ जाना है कि ऑस्मोसिस से यहाँ ये कह रहा है कि या तो वाटर अंदर आएगा या फिर वाटर बाहर जाएगा। यही 2 चीज़ होगा ऑस्मोसिस में।
तो क्वेश्चन को रीड करते हैं। तो क्वेश्चन में कह रहा है टेक 4 पाइस पोटैटो हाल्फ्स एंड स्कूप ईच वन आउट टू मेक पोटैटो कप्स। जो ये है पोटैटो का स्लाइस लीजिए, जो पोटैटो आलू हम लोग काटते हैं उसे काटिए और उसको पोटैटो कप बनाने के लिए ईच वन टू मेक पोटैटो कप वन ऑफ दिस पोटैटो कप शुड बी मेड फ्रॉम अ बॉइल्ड पोटैटो। और उसे पोटैटो कप बनाने के लिए कप में लीजिए और उसे बॉयल करिए। पुट ईच बॉइल्ड कप इन थ्रो कंटेनिंग अ वाटर। और हर पोटैटो जो बॉयल किए हैं उसे एक वाटर के कंटेनर में रखिए। नाउ कीप कप ए एंट्री। और कप ए की एंट्री करिए और इसमें कुछ न डालिए। और दूसरे में डालिए 1 टीस्पून शुगर इन कप बी। कप बी में 1 टीस्पून शुगर डालिए। पुट 1 टीस्पून साल्ट इन कप सी। कप सी में साल्ट डालिए। पुट 1 टीस्पून शुगर इन द बॉइल्ड पोटैटो। बॉइल्ड पोटैटो कप डी। जो कप डी में बॉइल्ड पोटैटो उसमें 1 टी शुगर डालिए। कीप दिस फ्रॉम 2 hours, देन ऑब्जर्व द 4 पोटैटो कप्स एंड आंसर द फॉलोइंग। और ये जो है उसे 3 आवर के लिए छोड़ दीजिए और उसके बाद ऑब्जर्व करिए और जो नीचे क्वेश्चन दिए गए हैं उसके आंसर लिखिए। तो पहला क्वेश्चन है एक्सप्लेन वाई वाटर गैदर इन द हॉलोड पोर्शन ऑफ बी एंड सी। जो वाटर है वो हॉलोड यानी कि गहरे पोर्शन में क्यों आ जा रहा है। जो ये पोटैटो का स्लाइस इस तरह रहेगा तो ये जो हॉलोड पोर्शन है उसमें वाटर क्यों कंटेन हो जा रहा है। तो इसके आंसर में हम लिख देंगे वाटर गैदर इन बी एंड सी बिकॉज इन बोथ द सिचुएशन देयर इज डिफरेंस इन द concentration of water in the through and water in cup potato, hence osmosis take as the potato cell acts as a semi permeable membrane। तो यहाँ पे इसका सीधा सीधा अर्थ ये है कि जो वाटर है वो बाहर से अंदर आता है। तो इसका एक बार और समझ लेते हैं। तो इसमें कह रहा है वाटर गैदर्ड इन बी एंड सी। जो वाटर होता है वो बी और सी जो कप होता है उसमें गैदर्ड हो जाता है। बिकॉज इन द बोथ सिचुएशन देयर इज डिफरेंस इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर। यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन जो वर्ड है वो इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसी से हमें समझ जाएगा कि जो वाटर की डेंसिटी है वो किधर अधिक है। इन द थ्रू वाटर इन द कप ऑफ पोटैटो हेंस ऑस्मोसिस टेक प्लेस एज द पोटैटो सेल्स एक्ट एज अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। और इसी कारण जो पोटैटो के स्लाइस से बाहर की जो वाटर था उसका कंसंट्रेशन ज़्यादा था और पोटैटो के अंदर का वाटर का कंसंट्रेशन कम था। इसी कारण जो उसके मेम्ब्रेन था वो सेमी परमिएबल एक्ट किया और ऑस्मोसिस के द्वारा पानी को अपने अंदर ले लिए और इसी कारण उसमें पानी भर गया। अब अगला क्वेश्चन दे रहा है वाई इज़ पोटैटो ए नेसेसरी फॉर दिस एक्सपेरिमेंट। जो पोटैटो है वो एक्सपेरिमेंट के लिए नेसेसरी क्यों है, क्योंकि उसमें कुछ मिलाया नहीं जा रहा है। तो इसके आंसर में लिखेंगे पोटैटो इज नेसेसरी फॉर दिस एक्सपेरिमेंट फॉर कंपैरिजन इट एक्ट एज अ कंट्रोल। तो मान लीजिए कि आप एक आम को लेते हैं और उसे बॉयल करेंगे, गर्म पानी में रखेंगे। तो आपको पहले ये रखना होगा कि उसे ठंडे पानी पे रखने पे मतलब नॉर्मल टेम्परेचर में रखने पे उसमें क्या आता है डिफरेंसेस, तो उसी आधार पे आप उसे कंपेयर करेंगे। तो यहीं से हम अपने एक वीडियो से ही एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि ये इसका जो आंसर है, ये जो इस क्वेश्चन का आंसर है वो एकदम परफेक्ट आंसर है। तो ये कहीं से आंसर आया है और आपने कोई दूसरा आंसर इसका लिखा है, तो आप अपने उस आंसर को इससे जब कंपेयर करेंगे तभी आपको पता चलेगा कि आपके आंसर में जो डिफरेंस है वो कैसा डिफरेंस है। तो यहाँ पे यही जो पोटैटो ए है वो यही काम कर रहा है कि ये एक परफेक्ट रीजन है कि किस तरीके से वो एक्ट करेगा उस वाटर में, और बाकी सब जो है वो
उसके कंपेयर करके उसका डिफरेंस निकाला जाएगा। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा पोटैटो ई इज नेसेसरी फॉर दिस एक्सपेरिमेंट फॉर कंपेरिजन इट एक्ट्स एज अ कंट्रोल। और यहाँ पे हमारा तीसरा क्वेश्चन है, एक्सप्लेन वाई वाटर डज नॉट गैदर इन द हॉलोड आउट पोर्शन ऑफ ए एंड डी। जो ये हॉलोड पोर्शन था पोटैटो का, उसमें ए और डी जो था उसमें वाटर क्यों नहीं पोटैटो में कंसंट्रेट हुआ। तो इसका सीधा सीधा आंसर हम ये समझेंगे कि बॉइल्ड कर ए का तो सही है, ए में कुछ नहीं मिलाया गया तो उसमें कुछ होने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कंसंट्रेशन नॉर्मल रहेगा अंदर भी और बाहर भी। जब तक वाटर में कुछ मिलाया नहीं जाएगा या फिर सेल से वाटर सक नहीं किया जाएगा तब तक उसमें कोई भी ऑस्मोसिस नहीं होगा, इसीलिए ए में कोई दिक्कत नहीं है। और वहीं अगर हम डी पे आ जाएं तो डी में वाटर को बॉइल्ड किया गया, यहाँ पे वाटर जो था उसे बॉइल्ड किया गया, जिसकी वजह से उसमें जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस था। अब देखिए यहाँ पे केमिस्ट्री आ रही है जबकि ये बायोलॉजी है। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बॉइल्ड करने पे बढ़ता है। जब हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था तो ये पढ़ा था कि जब हम एनर्जी देंगे तो फोर्स, इंटरमॉलिक्यूलर जो फोर्स होगा वो कम होगा, जिसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी और उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बढ़ेगा। तो इस तरीके से जब उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कम होगा तो उसमें स्पेस बढ़ेगा इंटरमॉलिक्यूलर, और शुगर जाके उस स्पेस में सेटल हो जाएगा और उसके कॉन्सेंट्रेशन में कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। इसी कारण जो वो डी कप में जो पोटैटो होगा उसके सेल्स में वाटर नहीं कंटेन होगा। तो इसका आंसर देख लेते हैं, वाटर डज नॉट गैदर इन द हॉलोड आउट पोर्शन ऑफ ए एंड डी एज कप ऑफ ए डज नॉट हैव चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर टू फ्लो। ये जो ए और डी में वाटर इसलिए नहीं जो हॉलोड रीजन में कंटेन हुआ क्योंकि ए में कोई भी कॉन्सेंट्रेशन में चेंज नहीं किया गया था। फॉर ऑस्मोसिस टू अकर वन ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन शुड बी हाइयर देन द वाटर। जो ऑस्मोसिस होता है वो हाइयर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में जाता है, जबकि ए में दोनों कॉन्सेंट्रेशन स्टेबल थे इसीलिए उसमें कोई चेंज नहीं हुआ। तो ए का यहाँ केस हमारा क्लियर हो गया। अब हम डी पे आते हैं। तो इन कप डी द सेल्स आर डेड एंड हेंस द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन डज नॉट एग्जिस्ट फॉर द फ्लो ऑफ वाटर एंड नो ऑस्मोसिस टेक प्लेस। तो यहाँ पे आंसर हमारा ख़त्म होता है। तो आंसर को समझ लेते हैं कि जो कप डी था, द सेल आर डेड एंड हेंस द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन डज नॉट एग्जिस्ट फॉर द फ्लो ऑफ वाटर एंड नो ऑस्मोसिस टेक प्लेस। तो यहाँ पे जो हमने एक्सप्लेनेशन की वो एक्सप्लेनेशन जब तक पोटैटो बॉइल्ड नहीं था उसके लिए सही थी, उसके लिए परफेक्ट थी एकदम, जब तक पोटैटो बॉइल्ड नहीं था। लेकिन यहाँ पे पोटैटो को जो है बॉइल्ड कर दिया गया है, इसी वजह से जो ये एक्सप्लेनेशन है यहाँ पे गलत हो जाएगी। तो इसके आंसर में हम सीधा सीधा ये लिखेंगे कि जब हम जो पोटैटो की स्लाइस होगी इसको अगर हम गर्म करेंगे, इसको अगर हम बॉइल्ड करेंगे तो इसके जो सेल्स होंगे वो डेड हो जाएंगे, क्योंकि इसमें प्रोटोप्लास्ट ख़त्म हो जाएगा। ये सेल एक्सप्लेनेशन में हमने पढ़ा था कि जब हम किसी भी सेल को बॉयल कर देंगे तो उसमें प्रोटोप्लास्ट ख़त्म हो जाएगा और प्रोटोप्लास्ट ख़त्म होने की वजह से सेल डेड हो जाएगा। और जब सेल डेड हो जाएगा तो वो एकदम हार्ड हो जाएगा और हार्ड होने की वजह से उसमें एब्जॉर्बेशन नहीं होगा, और जब तक एब्जॉर्बेशन नहीं होगा तो हाइयर और लोअर कॉन्सेंट्रेशन कुछ नहीं करेगा और इसमें ऑस्मोसिस अकर नहीं होगा। तो यहाँ पे आके हमारे सारे क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट हो जाते हैं। अगर आपको इस क्वेश्चन आंसर्स का PDF लिंक चाहिए तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखें, तो वहाँ से आपको PDF डाउनलोड करने के लिए लिंक मिल जाएगा। और इस वीडियो के साथ हमारा ये 5th चैप्टर कंप्लीट होता है। अब हम अगला चैप्टर मोशन का शुरू करेंगे और मोशन के शुरू करने के चैप्टर के बाद उसके भी क्वेश्चन आंसर्स को हम देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।